अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज आपका टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अपनी केमिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 81, चैप्टर नंबर 5। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में आपने छोटी सी टर्म पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो आप वेदर की रिपोर्ट्स देखते हो अपने न्यूज़ चैनल्स पे, तो उसमें हम यूँ इस तरह से कहते हैं कि आज 30 डिग्रीज़ हो गया, आज 20 डिग्रीज़ 25 डिग्रीज़ टेम्परेचर है। तो हम डिग्री सेल्सियस में उसे मेयर कर रहे होंगे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस डिग्री सेल्सियस इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो जो केमिस्ट्री में जितनी भी हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं वो हम डिग्री सेल्सियस में यूज़ नहीं करते। केमिस्ट्री के लिए या कैलकुलेशंस के लिए हम जो टेम्परेचर का यूनिट लेते हैं, दैट इज़ अनदर यूनिट जिसको हम कहते हैं केल्विन। ठीक है, उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको केल्विन कहते हैं। ठीक, आज आप इसका केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप पढ़ोगे। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या चीज़ होती है? साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, द टेम्परेचर इन केल्विन। ये वाला स्केल इसने इंट्रोड्यूस कराया था, लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस कराया था एक न्यू स्केल, न्यू यूनिट जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करें। ठीक है, उसने ये सेट किया था कि दिस स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन। ठीक है, ये इसकी 0 वैल्यू है, इस तरह से ये इंक्रीज होती जा रही है जैसे एक नॉर्मल स्केल को हम सपोज करते हैं। ठीक, तो इसने ये बताया था कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस स्केल पे अगर देखा जाए तो वो -273 रीडिंग देता है। ठीक, ये आपने याद रखना है। तो इसने इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो केल्विन स्केल था, द स्केल or the unit measuring the temperature in kelvins is called absolute temperature scale. ठीक है, and temperature in Kelvin is called absolute temperature. ठीक, और एक और टर्म है absolute zero temperature। अब ये क्या है? मैंने आपको बताया this scale is absolute temperature scale. Temperature, any temperature expressed in Kelvin will be called as absolute temperature. तो absolute zero temperature क्या होगा? The temperature on the zero temperature on Kelvin scale is called absolute zero. Zero of the Kelvin scale is called absolute zero temperature. ऐसा ही है ना? तो हम कहेंगे 0 K temperature is called absolute zero temperature. ठीक है, it is equal to the temperature, ये वो टेम्परेचर होगा जिसपे कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती एज गैस फॉर्म। उसका वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। वॉल्यूम ज़ीरो होने का क्या मतलब है? कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, टेम्परेचर एन आइडियल गैस जिसे हमने सपोज किया है। ठीक है, आइडियल गैस जो कि गैस लॉज को ओबे कर रही हो। आइडियल गैस हम किसे कहेंगे? जो कि गैस लॉज को ओबे कर रही होगी, उसको हम सपोज करेंगे दैट इज़ एन आइडियल गैस। तो कोई भी आइडियल गैस इस टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, इट वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। ठीक, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब इसका एक फॉर्मूला है कि अगर हमें सपोज हमें 30 डिग्रीज सेल्सियस टेम्परेचर बताया है और हमने कोई केमिकल कैलकुलेशन करनी है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसमें हमें टेम्परेचर पुट करना है, तो हम तो डिग्रीज में टेम्परेचर पुट नहीं कर सकते, तो हमें तो केल्विन में चाहिए। तो हम इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें? तो अब यहाँ देखें, टेम्परेचर को मैं T से मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन will be equal to the temperature in degree Celsius plus 273। ठीक है, ये जो टेम्परेचर हमें गिवन है डिग्री सेल्सियस में, जितना भी, इसे यहाँ पुट करें। ठीक है, उसमें 273 ऐड करें, तो वो उसको सॉल्व करें तो वो टेम्परेचर इन केल्विन के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा? 30
प्लस 273 303, ठीक है। यहाँ आ गया केल्विन, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 303। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री इज इक्वल टू 303 केल्विन, ठीक। इसी का उलट है फॉर्मूला, अगर आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है और टेम्परेचर इन केल्विन गिवन है, सपोज करो अब हमें 30 केल्विन गिवन है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये वाली टर्म को इधर भेज दोगे, तो यहाँ पे ऐड हो रही थी, यहाँ के सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो 30K माइनस 273 विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्रीज। तो ये केल्विन टेम्परेचर इससे माइनस होने के बाद टेम्परेचर इन डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है चार्ल्स लॉ। जैसे आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, वैसे ही चार्ल्स लॉ ये उसी से बिल्कुल रिलेटेड है। गैस का बिहेवियर स्टडी किया था एक साइंटिस्ट चार्ल्स ने। अब हम इसको उसी के रिलेशन में पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ के रिलेशन में पढ़ेंगे। जैसे हमने बॉयल्स लॉ में देखा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होते हैं एक दूसरे से। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये चीज़ हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ी थी, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे चार्ल्स लॉ में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया गया है उस गैस को, उस टेम्परेचर के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका वॉल्यूम। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे शर्त क्या है, द कंडीशन फॉर चार्ल्स लॉ इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस शुड बी कांस्टेंट, ठीक। इसकी स्टेटमेंट क्या है, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the applied temperature at constant pressure। तो हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं और साथ ही इसकी डेरिवेशन, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करेंगे। इफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हमें ये टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाना है, साथ में कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये टी एज इट इज, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। सपोज करें कि एक कंटेनर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हमें गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके ऊपर ये कंटेनर है जिसमें गैस फिल की हुई है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने इसका पिस्टन ड्रॉ किया। पिस्टन मीन्स इसकी लिड, इसका कवर, ठीक है, जो मूवेबल है, ठीक, मूव कर सकता है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम, ये टेम्परेचर 1 है, ये रूम टेम्परेचर पे है ये गैस, ठीक है। इस टाइम पे गैस का टेम्परेचर है टेम्परेचर 1, इसका प्रेशर है P, ठीक है, और इस गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज V1, ठीक। सपोज करें कि हमारे पास है टेम्परेचर 25 डिग्रीज, वॉल्यूम है हमारे पास 100 cm3, ठीक, और प्रेशर कांस्टेंट है जितना भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे फ्लेम के इसको फ्लेम अप्लाई कर देते हैं, तो तब क्या होगा, अगर हम यहाँ बर्नर रख देते हैं इस फ्लास्क के नीचे, इस कंटेनर के नीचे, तब क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो हर मॉलिक्यूल, इस गैस का जो हर मॉलिक्यूल है उसके अंदर हीट एनर्जी आ रही है, यहाँ से इस फ्लेम से हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। अब जब उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो वो एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होकर वो बहुत फास्ट मूवमेंट शो करेगा, हर मॉलिक्यूल बहुत फास्ट मूव करेगा, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इस रिलेशन को ऐसे देखो, इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, क्या होगा फिर, रैंडम मोशन विल बी फास्ट,
जब रैंडम मोशन फास्ट होगी तो उस गैस का प्रेशर जनरेट हो रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है गैस के अंदर, वो सारी वॉल्स को, कंटेनर की वॉल्स को और इंक्लूडिंग दिस पिस्टन, इस सब को प्रेस कर रही है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मुसलसल उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उससे कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे गैस का इंटरनल प्रेशर, ये मैं गैस के प्रेशर की बात कर रही हूँ, नॉट दिस एक्सटर्नल प्रेशर, ये आपने याद रखना है। गैस का इंटरनल प्रेशर विल इंक्रीज, जब वो इंक्रीज होगा तो क्योंकि ये पिस्टन मूवेबल है तो ये पिस्टन थोड़ा सा मूव कर जाएगा आउटवर्ड्स और गैस विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, सेम अमाउंट ऑफ गैस इज नाउ ऑक्यूपाइंग मोर वॉल्यूम। तो क्या हुआ, द टेम्परेचर टू, सपोज करें टेम्परेचर को अगर हमने डबल कर दिया था, 50 डिग्रीज कर दिया था, तो उसका वॉल्यूम शुड इंक्रीज, ठीक है। तो V2 भी इंक्रीज हो जाएगा, V2 इज द न्यू वॉल्यूम। तो हम क्या करें, इस एक्सप्रेशन के लिए एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी ना, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे एक्चुअली तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा होगा ना। अब इसी तरह मैं वापस जो 50 डिग्रीज पे था मैं इसका फ्लेम रिमूव कर देती हूँ तो इसका टेम्परेचर वापस लो हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, ये ठंडी हो जाएगी। तब क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो इतना एक्सपेंड हुआ था वापस वो पिस्टन अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा और गैस उसको डाउनवर्ड मूव करने देगी, अब वो लेस वॉल्यूम पे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये लॉ वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि हम इसकी कैलकुलेशंस कैसे करें। अगर मैं इस कंडीशन के लिए लिखूं V1 इज इक्वल टू KT1, यही वाला एक्सप्रेशन मैं इस कंडीशन के लिए लिखूं, स्टेप 1 के लिए लिखूं, तो स्टेप 2 के लिए क्या होगा, V2 इज इक्वल टू KT2, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों में से ये कांस्टेंट है ना ये टर्म, और ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो रहे हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो रही है और k इज़ द कांस्टेंट, तो मैं k को सेपरेट कर लेती हूँ, तो हो जाएगा V1 बाय T1 इक्वल्स टू k, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, और इधर से कर लूँ तो V2 डिवाइडेड बाई T2, D2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे k अकेला हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की राइट साइड सेम है तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो होगा V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2, ठीक। या तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये है चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वाला वॉल्यूम मैंने इसको छोड़ दिया था, तो आपके पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, सॉल्व हुई भी, आप उन्हें देखिएगा, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। टेम्परेचर 1 आपको दिया है, वॉल्यूम 1 आपको दिया है, टेम्परेचर 2 आपको दिया है, वॉल्यूम 2 आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मैंने आपको अभी बताया था कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है। पहले आप इसको ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक। डिग्रीज में आपको गिवन है 25 डिग्रीज, 25 यहाँ पे पुट करो, 273 से ऐड करो, जो भी आंसर आया दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, वो आपने यहाँ पुट करना है इस फॉर्मूला में। V1 पुट हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T1 हो जाएगा, V1 रहता है तो T2 को यहाँ भेजकर सिंप्लीफाई कर दोगे, ऐसा ही होगा, V2 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस लॉ के आगे जितनी भी एग्जांपल्स सॉल्व हुई हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, वो आपने सॉल्व करनी है और मुझे बताना है। बस आज के लिए इतना ही।